जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के उन सभी वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बच्चों आपके लिए तैयार किया गया है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो सबसे पहले अपने प्यारे प्यारे हाथों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर और एक कमेंट हमें हौसला देता है और इसी के भरोसे हम नया वीडियो तैयार कर पाते हैं। तो बच्चे, आइए हम लोग सबसे पहले एक प्रश्न है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए। प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। यानी कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है जिनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या होगा? देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि बोल रहा है 2 अंकों की संख्या है, तो जो भी कोई 2 अंकों की संख्या होगा या तो इसमें एक इकाई अंक होगा, दूसरा क्या होगा तो दहाई अंक होगा। ठीक है, तो मान लेंगे इसको हम लोग इकाई अंक को हम लोग x मान लेंगे और दहाई अंक को y मान लेंगे। ठीक है, तो इकाई अंक को हम लोग x मान लिए तो दहाई अंक को क्या मान लिए x। अब फॉर एग्जांपल समझेंगे बच्चों, जैसे मान हम लें एक संख्या कोई है जिसमें इकाई अंक 3 मान लें और दहाई अंक मान लेंगे 2, तो ये संख्या क्या बनता है? तो 23 बनता है ना बच्चों। तो 23 कैसे बना? तो 2 दहाई प्लस 3 हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हम लोग इकाई अंक x माने हैं तो दहाई अंक क्या माने हैं y, तो ये संख्या क्या होगा बच्चों? तो कहोगे सर 10y प्लस x होगा। क्या होगा? 10y प्लस x। अब कह रहा है इस संख्या को पलटने पर, यदि इस संख्या को हम पलट देते हैं तो संख्या क्या बनेगा? तो संख्या बन जाएगा बच्चों 10x प्लस y। क्या बन जाएगा? 10x प्लस y। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार कह रहा है बच्चों कि दोनों संख्या का यह योग जो है कितना है? 9। यानी इकाई और दहाई अंकों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल 9 होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरी बात कह रहा है कि इन संख्या को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या के 9 गुना तथा इस पलटने की संख्या के 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा क्या कह रहा है कि योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। माने इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या था मेरा मूल संख्या बच्चों कि 10y प्लस x, उसका 9 गुना पलटने से बनी संख्या, पलटने से क्या बना? 10x प्लस y बना। इनकी 2 गुने के इक्वल है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 9 को 10y से गुना करेंगे तो क्या होगा? 90y। 9 को जब आप x से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो कहोगे सर 9x होगा। अब 2 को 10 से अगर गुना करते हैं तो क्या होगा? 10 दूना 20x प्लस 2 को अगर y से गुना करते हो तो क्या हो जाएगा? 2y। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? जी नहीं। अब इसको यहाँ पे 90y रहने देंगे। यहाँ पे 2y दिख रहा है बच्चों, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस में। यहाँ पे 9x है, यहाँ भी 20x दिख रहा है प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ क्या बचा? तो 0 इक्वल टू 0। चलिए अब अगर 90y में से 2y अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या बचेगा? 88y। अब 9x में से अगर 20y अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या बचेगा बच्चों? तो कहोगे सर -11x बचेगा। क्या बचेगा? x बचेगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए 11 और 88, क्या इसमें 11 कॉमन जा सकता है? तो कहोगे सर जा सकता है। तो 11 ठीक क्या हो जाएगा? 88। ठीक है, यानी 8y माइनस, अगर 11 यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा? तो x बचा। क्या बचा बच्चों? x। ये y नहीं है बच्चों, काटा हुआ है, इक्वल टू 0। अब ये 11 जो है क्या होगा? इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 0/11 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 8y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/11, यानी 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन माइनस एक्स। ठीक है, इसको पहले रखेंगे, माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0, यानी x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, यानी ये समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। पहला समीकरण क्या था मेरे पास? तो पहला समीकरण था सर x प्लस वाई इक्वल टू 9। दूसरा क्या है? x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे x है, वहाँ भी x है,
ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हम लोग अगर दोनों सब समीकरण का अगर घटा देते हैं तो हो जाएगा। तो समीकरण लिखिएगा 1 तथा 2 को घटाने पर, तो अगर यहाँ घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। अब वाई में से, ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस तो यहाँ घटाएंगे तो क्या, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो वाई और 8y टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, तो कहोगे सर 9y, 9 में से 0 अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यानी 9y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू क्या होगा, तो 9/9 इक्वल टू क्या हो गया, 1, यानी y का जो वैल्यू हमने निकाला है वो क्या है, 1, यानी y का वैल्यू हमारे पास 1 आ चुका है। अब हमें आगे करना है, क्या करना है, तो y का जो मान आया बच्चों उसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 मेरा क्या कहता है, कहता है x प्लस वाई को ऐड करने पर 9 होगा, यानी x और y दोनों को जोड़ेंगे तो फिर 9 होगा। तो x का वैल्यू हम फाइंड करना है, तो y का वैल्यू कितना बच्चों, तो कहोगे सर 1, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, यानी x का वैल्यू भी हमारे पास पता चल गया है, कितना है 8। y का वैल्यू कितना है बच्चों, तो 1। हमने संख्या क्या माना था, तो बच्चों हमने संख्या माना था 10y प्लस एक्स, क्या माना था, 10y प्लस एक्स। तो 10y का जगह कितना बैठा देंगे, 1 प्लस 8, ठीक है। तो हो जाएगा 10 का 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 18। वैसे मौखिक भी हम लोग बना सकते हैं बच्चों, जैसे मान के चलिए हम लोग इकाई अंक क्या माने थे, तो इकाई अंक हम लोग x माने थे, x का वैल्यू कितना आया, तो कहोगे सर 8। दहाई क्या माने थे, तो y का वैल्यू कितना आया, तो 1, ठीक है। तो कोई भी संख्या कैसे बनता है, तो इकाई और दहाई के मिलने से बनता है। तो इकाई को हम लोग 8 और दहाई की जगह कितना रखेंगे, 1, वैसे ही संख्या कितना बना, 18, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपके पास में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनकी शून्यकों का योग √2 एंड गुणनफल जो है 1/3 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 एंड इसका गुणनफल दिया गया है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है, 1/3। अब हमें पूछा है कि एक द्विघात बहुपद बताइए। बच्चों द्विघात बहुपद हम लोग निकाल सकते हैं, इनका सूत्र हमें पता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना है बच्चों, तो √2 है, x है इसको रहने देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो दिख रहा है बाबू, ठीक है, ये 3 को क्या करेंगे हम लोग, 3 को हटाने के लिए ये सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तीनों को 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x², ठीक है। इसको अगर √2 को 3 से गुना करेंगे 3√2x हो जाएगा, प्लस ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि जो मेरा द्विघात बहुपद निकलेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इजी प्रश्न है बच्चों, और कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला बच्चों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि सभी जितने भी प्रश्न है वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, फिर अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिद्ध करें कि 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना अच्छा प्रश्न है बच्चों कि 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग उसका ऑपोजिट मानेंगे, ऑपोजिट मानोगे तो क्या हो जाएगा, 7 + √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 7 + √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और q0 इक्वल टू 0। इतना तो लिख ही पढ़ सकते हो। चलिए इतना लिखने के बाद थोड़ा एक स्टेप और ले जाना है हम लोग को। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा √5 इक्वल टू p/q, ये जो 7 यहाँ प्लस में दिख रहा था बच्चों, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। बस इतना ही करना है, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। आप समीकरण 1 का, ठीक है, जो LHS दिख रहा है क्या है, √5 है, और RHS क्या है, तो कहोगे सर एक परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, यहाँ बोल रहा है दोनों इक्वल है, क्या सही हो सकता है क्या, कभी नहीं, ठीक है। इसलिए समीकरण 2 में जो प्राप्त परिणाम है वो समीकरण 1 का विरोधाभास प्रकट करता है, जो हमारी मानना गलत है। हमने माना था कि क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 7 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हुआ, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अब शुरू होता है बच्चों, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न अब शुरू होता है जो ग्राफीय विधि से हल करते हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से फिक्स है, पूछा ही जाएगा। कह रहा है x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का एक ग्राफ खींचें। इनमें से बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक को ज्ञात करें तथा इसे छायांकित करें।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। कह रहा है समीकरण 1 से, तो जो दिया हुआ समीकरण है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई ये जो प्लस में दिख रहा है कि इसको इधर हम लोग ले जाएंगे, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो हम x को रखेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ये माइनस में बच्चों, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में y। ठीक है, अब इसका हम लोग 2 मान लेंगे अपने से, तो x बटे वाई। ठीक है, अब समझिएगा हम लोग कि y का ऐसा क्या वैल्यू रखे जो 0 आ जाएगा। हम लोग 0 लाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा वो बनाने में हमें सुविधा होगी। तो y का वैल्यू हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, तो सर कहोगे 0 रखेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 0 रखें y का मान, तो x का वैल्यू क्या हो गया -1 प्लस 0 इक्वल टू -1। ठीक है, अब फिर सोचिएगा हम लोग कि 0 कैसे लाएंगे, तो y की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखिए, तो y की जगह पे हम लोग अगर 1 रख दीजिए, क्या रखोगे 1, तो -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर y की जगह हम लोग 1 रखें तो x का वैल्यू कितना आ गया 0। चलिए अब दूसरा काम लोग बनाते हैं। तो दूसरा समीकरण का क्या है बच्चों, तो दूसरा में कह रहा है कि 3x प्लस 2y इक्वल टू -12 इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 2y, ये माइनस में 12 दिख रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो यहाँ क्या है 2y रहने देंगे। ये 3x जो प्लस में दिख रहा है बच्चों, इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। चलिए अब यहाँ पे 2 जो आपको गुना में दिख रहा है, इधर ले आएंगे तो क्या होगा भागा में, क्या होगा बच्चों भागा हो जाएगा। अब समझिए इसका, ठीक है, x और y का मान हम लोग पहले अपने से रखेंगे, तो x y का कॉलम बनाएंगे। अब समझिए x का वैल्यू क्या रखे, तो सबसे पहले हमने बताया बच्चों कि 0 रखने का प्रयास कीजिए। अगर x का वैल्यू आप यहाँ पे 0 रखते हैं तो क्या होगा, 3 को 0 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो 12 में 0 गया तो 12 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 6। अब 0 लाने का प्रयास कीजिए। समझिए अगर 1 बैठाते हैं यहाँ पे तो 3 1 3, ठीक है 9, तो ये सही नहीं रहेगा। तो आप ऐसा पुट कीजिए अपने से कि 0 आ जाए, तो क्या होगा सर यहाँ पे अगर हम 4 पुट कर देते हैं, 4 3 12, तो 12 में 12 जाएगा तो क्या बचा 0। 0 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसका ग्राफ कितने आसानी तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले, ठीक है, चलिए यहाँ पे मूल बिंदु होता है बच्चों जहाँ पे x और y दोनों का मान क्या होता है 0 0। इसको हम लोग x कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं y कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं y कहते हैं। अब समझिए बच्चों, सबसे पहला में क्या था, पहला समीकरण में समझिएगा, अब यहाँ देखते हैं पहला समीकरण में क्या था कि बोला गया था बच्चों कि x का अगर -1 लीजिएगा तो y का वैल्यू 0 आएगा। चलिए x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 कहाँ पे होगा, तो x का माइनस वाला इधर देखिए यहाँ पे है, y का वैल्यू 0 तो वहीं होगा। अब बोला है x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना, तो 1, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे समीकरण का लेंगे। दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है x का 0 लीजिए तो y और y का 6, तो x का 0 हम लोग लेंगे बच्चों, x का 0 यहीं पे होगा, y का 6 कहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि x का अगर 4 लेते हैं तथा y का 0, तो x का 4 कहाँ होगा 1 2 3 4, x का क्या होगा 4 यहाँ पे, y का 0। ठीक है, अब इसका जब हम लोग खींचेंगे मिला देंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हो रहा है बिंदु, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसका समीकरण फर्स्ट वाला मिला दिए यहाँ पे, और ये समीकरण 2 वाला मिलाएं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को देखिए कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही है ना, तो वहाँ पे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वही इसका x और y का मान होगा। तो इधर से देखिए, आप यहाँ से इधर देख रहे हैं तो 2 के स्थान पर है, इधर से देखिएगा तो कितने पर है 3 पर। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2, और y बराबर कितना हो जाएगा 3, वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है इससे जो त्रिभुज बना उनका निर्देशांक कीजिए। देखिए त्रिभुज क्या बन रहा है, यही ना बन रहा है बच्चों, ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इस त्रिभुज का निर्देशांक कीजिए। तो मान लीजिए जो त्रिभुज बन रहा है इसका ये है, तो इसका पहला का क्या हो जाएगा 2 और 3। अब यहाँ बिंदु B मान लेंगे, इसका जो त्रिभुज का जो भुजा होगा उसका B है, तो इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक -1 और 0। यहाँ पे C जो होगा इसका कितना हो जाएगा 4 और 0। बस इतना करना बच्चों और आपसे यहाँ 3 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, कितना मिलेगा, तो 3 मार्क्स मिलेगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अधिक कारण 13 सेंटीमीटर हो, तो इनकी n 2 भुजाएं ज्ञात करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आज मैं उन सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं।
तो कह रहा है बच्चों एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग को पता है बच्चों, ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये आधार है और ये क्या है, लंब है, ठीक है। इसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं, इसको एच से, इसको बी से। तो कह रहा है जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन को समझ लेंगे। ऊंचाई इनके आधार से समझिए, ऊंचाई कितनी ये नहीं कहा है, लेकिन कह रहा है कि ऊंचाई जो भी है उनकी आधार से जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। तो बच्चों क्या हम लोग नहीं मान सकते हैं कि आधार जो है उसको हम लोग एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो आधार जो है उसको हम लोग एक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ऊंचाई होगी यानी जिसको लंब होगा वो क्या बोल रहा है कि इनसे 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत जी नहीं। अब पाइथागोरस एक प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज से संबंधित, क्या बताया था, इसने बताया था किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की भुजा होगी, ठीक है, उनका वर्ग शेष दो भुजा लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चों, तो कहोगे सर 13 है, तो 13 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए लंब का वैल्यू कितना है, तो x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे देखिए x माइनस 7 की जगह a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ सकते हैं इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना जी। तो इसमें आप तोड़िए, चलिए तो a की जगह पे क्या हो जाएगा x, b की जगह पे क्या हो जाएगा 7, तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर 2ab 2 रहेगा, ठीक है। ये बी यानी x इंटू 7 यानी कि 7 दूना कितना हो जाएगा 14x प्लस बी स्क्वायर मतलब 49, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 149 तो रहा, सॉरी 169 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हम लोग 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 14x प्लस 49। तो 2x स्क्वायर को, ठीक है, सिर्फ उसको चेंज कर दे रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। यहाँ पे दिख रहा है 169, जो प्लस में इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें जब घटाइएगा 49 में से 169 तो क्या हो जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 इक्वल टू 0 कैसे आया बच्चों, तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि दो जो है कॉमन ले लिए, क्या किए, दो कॉमन कर लिए इसको सुविधा बनाने के लिए। तो अगर यहाँ से दो आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा एक्स स्क्वायर 2 सते 14 यानी कि यहाँ पे 7 बचा, और यहाँ पे 2 छक्के 12 यानी कि 60 इक्वल टू 0। तो हम लोग दो कॉमन ले लिए। अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से इसका मूल निकालेंगे, ठीक है, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि मध्य भाग को विभक्त करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 को 60 से गुना करोगे तो कितना होगा 60। अब 60 को ऐसी तो संख्या में तोड़िए ताकि इसको जोड़ने पर यहाँ पे 7 आ जाए और गुना करने पर 60 आ जाए। तो कहोगे सर 12 पचे 60, ठीक है, 12 और 5 में टूट सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, तोड़ दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा बच्चों, ठीक है, इसमें, ठीक है, इसमें कॉमन किया जाएगा तो कहोगे सर x कॉमन चल जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पे x माइनस 12, यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, कहोगे सर 5 कॉमन चल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो x प्लस 12, ठीक है, यही हमने यहाँ लिखा है इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 एक तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है, x, एक मिनट बच्चों, x माइनस 12, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे प्लस दिया गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा तब प्लस इंटू माइनस तब यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे देखिए माइनस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम माइनस देते हैं तो माइनस में प्लस, ठीक है, तब जाके क्या हो जाएगा माइनस होगा, ना था अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस प्लस यहाँ तो प्लस ही होगा ना, तो ये हमारा गलत है, यहाँ पे माइनस होगा बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो गया x माइनस 12, यहाँ भी x माइनस 12 दोनों में आ रहा है कॉमन, तो एक को इसको लेंगे x माइनस 12, एक यहाँ वाला लेंगे x और एक को इसको लेंगे 5, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, दूसरे में से हम अगर लेते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 5। अब समझिए भैया ये जो है वो संभव नहीं है, हमने लिखा है कि यह संभव नहीं, क्यों संभव नहीं है, सवाल तो खड़ा होता है आखिर ये संभव क्यों नहीं। अगर हम कहेंगे कि किसी त्रिभुज की जो भुजा है वो -5 सेंटीमीटर, क्या अच्छा लगता है, तो भुजा जो है तो कुछ तो जो भी लंबाई होगी पॉजिटिव में ही होगी, तो ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कभी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है।
तो इसलिए आधार हमारे पास कितना आ गया, तो 12 सेंटीमीटर। तो बोला गया इनकी लंब जो है इससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो बच्चों 12 में से अगर 7 को घटा देते हैं तो क्या उतना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो हमारे पास तीनों भुजा प्राप्त हो गया। कर्ण तो दिया हुआ था पहले से, कितना हो गया 13, लंब कितना निकल गया तो 5, अरे आधार कितना हो गया तो 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। कह रहे बच्चों 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब है कि 4 से वो संख्या कट जाएगी। तो पहले यहाँ पे हम लोग एपी बनाएंगे। क्या बच्चों 10 जो है 4 से डिवाइड हो रही, तो कहोगे नहीं सर 11 हो रहा है, नहीं, तो 12 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो प्रत्येक 4 अंक जोड़ते जाइए, यानी 12, 13, 14, 15, 16, फिर 16 कटेगा, फिर कौन सा होगा तो 20 होगा। तो इतना लास्ट में कहाँ तक जाना है तो 250 तक। तो क्या 250 जो 250 है वो 4 से डिवाइड हो रही, नहीं, तो अब नीचे आइए, 249 कट रहा है, नहीं, तो अंतिम जो होगा वो कौन सी संख्या होगा जो 4 से कटेगा, तो कहोगे सर 248 होगा। ठीक है, तो हमने एपी एक बनाया। प्रथम पद ये बराबर कितना आ गया, तो कहोगे सर 12। डी बराबर कितना आ गया तो 4। ठीक है, ये एन बराबर कितना है तो 248। ठीक है, इतना लिखने के बाद बच्चों वी नो दैट, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एन बराबर जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब समझिए इसको, ए का वैल्यू कितना बच्चों हमारे पास, तो कहोगे सर 12 है, एन माइनस 1 रहने देंगे, एन का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 4 है, इक्वल टू 248। अब ये जो 12 प्लस में दिख रहा है बच्चों, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में, यानी एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, इसमें जब घटाइएगा तो क्या होगा 248 माइनस 12। अब एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 में 2 6, 4 में 1 3, यानी कि 236 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 236। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे जो 4 गुना में दिख रहा है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो भागा में होगा, इसको काटिए, 4 पचे 20। ठीक है, यहाँ क्या बचा 3 यानी कि 36, 4 9 36, यानी 59 बार में कट गया। यानी एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, कहोगे सर 59। देन एन बराबर क्या हो जाएगा, तो 59 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में 1, यानी एन बराबर 60। तो कह सकते हैं यानी कि 0 से 250 के बीच में, 0 से 250 के बीच में 60 ऐसी संख्या है जो 4 से डिवाइड होती है। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न बच्चों, आपसे कई बार पूछ लिया गया है कि ऐसी संख्याएं ज्ञात करें 2 अंक की जो 3 से डिवाइड हो, या तो 3 अंक की ऐसी संख्याएं ज्ञात करें जो 7 से डिवाइड हो। हाँ, तो इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बार बार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी एपी में A3 इक्वल टू 15 और S10 इक्वल टू 125 है, तो डी और ए 10 ज्ञात करें। देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है A3 इक्वल टू क्या है 15, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 15, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए S10 यानी कि इनका योगफल, प्रथम 10 पदों का योगफल कितना दिया 125। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। ठीक है, n पदों का योग फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो पता है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125, यानी ये फार्मूला है। अब n की जगह कितना है बच्चों, तो कहोगे सर 10 है, तो 10/2 बैठा देंगे, 2a रहने देंगे, n माइनस 1 यानी कि 10 के जगह कितना बैठा दें, सॉरी n की जगह कितना बैठा देंगे 10, 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। चलिए अब आगे देखते हैं, 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 5, 2a 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 9, 9 को अगर डी से गुना करते हैं तो 9d इक्वल टू 125। अब समझिए यहाँ पे ये जो 5 दिख रहा है बच्चों, ये गुना में इधर ले जाएंगे तो क्या होगा भागा में, इसलिए यहीं से काट दिए, 5 दूना 10 बचा 2 25, 5 पचे 25, यानी 25 बार में ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे इसको। आप समीकरण तथा 1 को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 तथा हल को, तो समीकरण 1 को क्या करेंगे बच्चों, कटाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे समीकरण 2 में 2 ही है और समीकरण 1 में 2 नहीं था, इसलिए हम लोग इसको 2 से गुना करके घटा देंगे। तो समीकरण 1 को जब अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, d इक्वल टू 15 दूना 30, और समीकरण 2 जो है जैसे कि तैसे रहने देंगे। समीकरण 2 क्या है, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब इसको अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ये 2a में 2a चल जाएगा, 4 में 9 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा,
कहोगे सर -5d बचेगा। 30 में 25 जाएगा तो क्या होगा, तो कहोगे सर 5 बचेगा। अब ये 5 यहाँ पे गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में, इसलिए d बराबर क्या हो गया, -1, यानी d हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, तो सर a फाइंड करनी है। तो a बराबर क्या होगी, ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो a + 2d = क्या होता है, तो 15 दिया हुआ है, तो a रहने देंगे, d का वैल्यू कितना है, तो -1 = 15, तो ये रहने देंगे। 2 को अगर -1 से गुना करोगे तो क्या होगा, -2 = 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 15, 1 2 प्लस में इधर, सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में, यानी a बराबर कितना हो गया, तो a बराबर कहोगे सर 17 आ गया, यानी ये का वैल्यू में निकल गया है और d का वैल्यू भी निकल गया है, ठीक है। हमसे पूछ लिया गया था कि ये tan ज्ञात करें, ठीक है, ये tan ज्ञात करें, तो ये tan बराबर क्या होता है, a + 9d, तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a का वैल्यू 17 है प्लस 9d, 9d का वैल्यू कितना है सर, तो -1, तो 17, 9 को 1 से गुना करोगे तो क्या होगा, -9, तो 17 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा, 8, यानी a 10 बराबर कितना हो गया, तो 8। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक त्रिभुज चैप्टर से, कह रहा है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है, इनके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO/BO = CO/DO होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक समलंब बनाएंगे। दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है एक समलंब है बच्चों, क्या है, एक समलंब है। ठीक है, इनके विकर्ण क्या, AC और BD कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, तो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो दिया क्या है, ABCD एक समलंब है। ठीक है, ABCD क्या है, तो एक समलंब है जिसमें AB किसके समांतर है, तो कहोगे सर AB जो है वो DC के समांतर है। ठीक, सिद्ध करना है AO/BO = CO/DO, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण क्या है हमारे पास, तो ट्रायंगल ADC में लेंगे बच्चों। ADC में क्या करेंगे, अब देखिए ADC में ये जो दिख रहा है बच्चों, ये भुजा OA, ठीक है, OE जो है किसके समांतर है, कहोगे सर CD के समांतर है। अगर CD के समांतर है तो आप लोग थेल्स पर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर n भुजा खींची जाए तो ये भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। क्या होती है बच्चों, अनुपातिक होती है। ठीक है, तो अगर EO जो है CD के समांतर है तो ये क्या हो जाएंगे, AE/ED = क्या हो जाएंगे, AO/OC, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार ट्रायंगल ABD में लेंगे, ट्रायंगल ABD में, अब ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल ABD में कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल ABD, ठीक है, ट्रायंगल ABD। अब इसमें भी ये भुजा जो है किसके समांतर है, तो AB के समांतर, AB के समांतर है तो ये भी भुजाएं क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा, यानी कि AE/ यहाँ पे OE हो जाएगा और BO/ क्या हो जाएगा, OD। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कि OE अगर समांतर है यानी पैरेलल है ये AB के, तो क्या हो जाएगा, OE/ED और BO/OD, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। आप समीकरण 1 तथा 2 से अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AE जो है, AE/ED ये AO/OC के इक्वल है। यहाँ कह रहा है नहीं भैया, AE/ED जो है वो BO/OD के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हो जाएगा AO/OC = क्या हो जाएगा, BO/OD, समीकरण 1 तथा 2 से। अब थोड़ा और काम करना है इसमें। ठीक है, अब समझिए बच्चे, हमें सिद्ध क्या करना था, हमें करना था AO/BO, लेकिन हमने यहाँ लाया क्या है, AO/OC। ठीक है, इसको हम लोग बाई क्रॉस कर देंगे। बाई क्रॉस का मतलब तिरछा गुना कर देंगे, तो AO को अगर OD से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AO × OD, और OC को हम लोग BO से गुना करेंगे, BO × OC। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको देखिए क्या करना है, AO को यहाँ रहने देंगे, ये BO जो दिख रहा है बच्चों इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, भागा में, यहाँ क्या है बचा OC, और ये जो OD दिख रहा है बच्चों इधर, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो इधर भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया क्या, AO/BO = OC/OD, यही तो हमें लाना था। ठीक है, यहाँ इतना करने के बाद लिखोगे प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये निर्देशांक ज्यामिति से है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निर्धारित करें कि बिंदु 1 5 2 3 और बिंदु -2 -11 संरेखी है। संरेखी है तो संरेखी कब होता है बच्चों, तो संरेखी के लिए शर्त होता है कि AB + BC इक्वल हो जाएगा AC के, तो ये संरेख होता है, अन्यथा ये संरेख नहीं होगा। तो बच्चों दूरी सूत्र से आप लोग जानते हैं, दूरी सूत्र क्या कहता है, अगर किन्हीं दो बिंदु के निर्देशांक अगर दिए रहते हैं तो इनके बीच अगर दूरी निकालना हो तो दूरी होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर अंडर रूट। इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम लोग सब निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो ए बी निकालेंगे, ठीक है, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ये भी बराबर हम लोग जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये x2 क्या हो जाएगा, तो 2, y1 बराबर क्या हो जाएगा 5, y2 क्या हो जाएगा 3। अब इसको घटाइए, तो कह रहा है x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, तो x2 का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू कितना है, तो 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों, तो y2 का वैल्यू कहोगे सर 3 है, ठीक है, y1 का वैल्यू कितना है, कहोगे सर 5 है। तो 3 में से 5 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो क्या होगा 1 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, तो कहोगे सर 1 होगा। 3 में 5 गया तो क्या होगा -2 का होल स्क्वायर अगर करते हो तो 2 दूना 4। अब 4 और 5 को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, तो √5 स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार बच्चों BC का भी फाइंड कर लोगे आप लोग, ठीक है। BC का वैल्यू अगर पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 212 रूट में। फिर उसी प्रकार AC निकाल लोगे, ठीक है। तो AC अगर फाइंड करोगे तो AC का मान आ जाएगा कितना 265, ठीक है। इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर सब पूरा डिटेल्स बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब हम लोग इतना करने के बाद सिर्फ इतना कर लीजिएगा, ठीक है, कि कह रहा है कि यह संरेख है वो जांच कीजिए। तो भैया संरेख के लिए शर्तें क्या होती है कि हमने जस्ट अभी पहले बताया ना कि AB प्लस BC वो AC के इक्वल होनी चाहिए, यानी AB प्लस BC इक्वल टू AC। अब यहाँ दिख रहा है √5 प्लस 200 √12 है ना, यानी कि √212 265 के इक्वल दिख रहा है। तो कहोगे सर नहीं होगा इक्वल। अगर इक्वल नहीं होगा तो मतलब ये बिंदु जो होगा वो संरेख नहीं होगा। अगर ये इक्वल हो जाता है AB प्लस BC जो है AC के इक्वल हो जाता तो कहते सर ये इक्वल है, इसलिए क्या होगा, ये तीनों बिंदु संरेख होगा, ठीक है। तो इतना करना है और इतना करने के बाद आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। चलिए देखिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है आपके पास में। कह रहा है सिद्ध करें कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए होगा। सबसे पहले हम लोग LHS लेंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको बच्चों। साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जान सकते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग A मान लेंगे, इसको क्या मानोगे, तो इसको हम लोग B मान लेंगे। तो A प्लस B का होल स्क्वायर से इसको तोड़ना है। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो A प्लस B का होल स्क्वायर कहोगे सर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर होता है। अब इसको तोड़िएगा इसमें, तो A स्क्वायर A की जगह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तो B स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2AB, तो 2A की जगह क्या है साइन AB की जगह क्या है कोसेक ए। सेम यहाँ पे प्रक्रिया करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको थोड़ा सजाने का काम करेंगे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को कोस स्क्वायर ए दिख रहा है ना बच्चों, ठीक है, कोस स्क्वायर ए। इसको यहाँ पे एक साथ ले आएंगे, यहाँ क्या बच गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बच गया सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे है 2 साइन ए इंटू कोस ए, तो 2 साइन ए रहने देंगे बच्चों। कोसेक ए किसके ऑपोजिट होता है, तो कहोगे सर कोसेक ए बराबर होता है 1/sin ए, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, याद कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे है 2 cos ए इंटू सेक ए, तो 2 cos ए रहने देंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर 1/cos थीटा, ठीक है। अब cos ए काट सकते हैं, साइन को काट सकते हैं, ठीक है। चलिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर 1 होता है। इसको 1 रहने देंगे, ठीक है, इसको भी रहने देंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। आप समझिए यहाँ अगर ये कट गया तो क्या बचा 2 और यहाँ क्या बचा 2, ठीक है। इसको 2 + 2, अब 2 2 4 4 अरे क्या हो गया बच्चों, कहोगे सर 5 आया। अब कोसेक स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए का भी एक फार्मूला होता है बच्चों 1 + tan स्क्वायर ए, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आप लोग आगे थोड़ा करना है कि 5 अब तक की आ रही है कितना होगा 6 आ रही है कितना हो जाएगा, तो 7। अब यहाँ क्या बच गया कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या बच गया tan स्क्वायर ए। तो इतना करने के बाद लिखना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, यही तो लाना है बच्चों,
ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग को लिख देना RHS प्रूफ, RHS प्रूफ। फार्मूला आप लोग याद रखिए बच्चों, बिना फार्मूला का आप लोग मैथ नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है देखिए, कोसेक स्क्वायर ये बराबर क्या होता है 1 + कॉट स्क्वायर ये, और सेक स्क्वायर ये बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ये। ठीक है, दूसरी जो फार्मूला हमने अब यूज किया, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, याद रखिएगा, जबकि सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखिएगा, तभी जाके बना पाओगे, अन्यथा फंस जाओगे बीच में ही। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और यह इस प्रकार मुड़ जाता है कि ज़मीन को ये छूने लगता है, तथा जहाँ ज़मीन को छूता है ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ ज़मीन को छूता है उनकी दूरी जो है वो 8 मीटर है। कितना बच्चों, 8 मीटर है। तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई क्या होगी? प्रश्न को कई बार पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा समझिएगा प्रश्न को। जैसे मान के लिए एक संपूर्ण पेड़ है, देखिए एक पेड़ जो दिख रहा है बच्चों, ये पेड़ है। अब आंधी आई, आंधी आने के बाद क्या हुआ, पेड़ पूरी तरह से नहीं टूटी लेकिन टूट गई, और टूटने के बाद वो क्या हुआ, ज़मीन पर गिर गई। यानी कि ज़मीन पर गिरने के बाद क्या हुआ कि उनका जो था वो पेड़ से लगाव रहते रहा। ठीक है, और ज़मीन को जहाँ पे छू रहा था वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया। जैसे ये यहाँ से क्या हुआ, इसे टूट करके यहाँ पे गिर गया। ठीक है, अब ज़मीन पे ऐसे मुड़ गया कि यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाना प्रारंभ कर दिया। अब समझिए, कह रहा है कि टूटने के बाद इसके जो बीच, पहले पेड़ कहाँ पे था, यहाँ पे, इनके बीच की जो दूरी बना वो 8 मीटर का बना। ठीक है, 8 मीटर का बना, तो बोला पहले कितनी पेड़ की ऊंचाई कितनी थी। चलिए अब समझिए थोड़ा यहाँ बच्चों, ये जो पेड़ का भाग टूटा यही ना आके यहाँ पे मुड़ा, तो ये जो पहले खड़ा था और ये जो अभी टूट के ज़मीन को छू रहा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो कहोगे सर जो BD है वो BC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए, आप लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे बच्चों। देखिए ये जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, समझिए। तो समकोण त्रिभुज है, इसको हम लोग H कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको हम लोग उन्नयन कोण कह रहे हैं। तो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को कह रहा है कि अभी पहले, सबसे पहले देखेंगे कि जब पेड़ टूट गया तो अभी पेड़ कितना बचा हुआ है। तो पेड़ अभी कितना बचा हुआ है, यही ना, ये भी जो होगा वही ना पेड़ बचा हुआ है बच्चों। बाकी ये जो तो टूटा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये भी निकालेंगे। अब ये भी मतलब ये P और ये क्या है B। तो P और B में कौन संबंध दिखाता है, तो कहोगे सर tan लेने से ही होगा। ठीक है, यानी tan में ही P और B में संबंध दिखाता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर P/B। ठीक है, चलिए तो हम लोग ट्रायंगल ABC में लेंगे। ट्रायंगल ABC में क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। P मतलब AB और B मतलब AC। तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। ठीक है, तो AB का वैल्यू नहीं पता बच्चों, रहने देंगे। AC का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर 8 है। ठीक है, अब इसको बाई क्रॉस करोगे तो √3AB = 8, इसलिए AB बराबर क्या होगा, तो AB बराबर हो जाएगा 8/√3। यानी AB का वैल्यू कितना होगा, तो AB बराबर कितना है, AB बराबर 8/√3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये तो हमने निकाल लिया कि ये जो है 8/√3 अभी इतना जो है पेड़ बचा हुआ है। अब टूटा हुआ भाग तो यही है ना बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, H कहते हैं, और इसको क्या है तो B। अब इस ध्यान दीजिए कि किसको हम लोग लेंगे ताकि B और H में संबंध दिखा दे, तो H और B में दिखा सकते हैं। तो कहोगे सर कॉस में हो सकता है। ठीक है, कॉस में हो सकता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है B/H। ठीक है, तो कॉस अगर 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, तो B/H क्या होता है B/। अब कॉस 30 का वैल्यू आप लोग को पता है क्या होता है √3/2 = B का वैल्यू कितना है 8 और H का वैल्यू कितना है, तो H का वैल्यू नहीं पता हमें, रहने देंगे BC। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा √3 को अगर BC से गुना करते हैं तो √3BC = 8 दूना 16। अब यहाँ पे देखिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 3 गुना में दिख रहा है बच्चों, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। ठीक है, भागा में होगा, इसलिए AD बराबर क्या होगा, तो 16/√3, क्या है BC बराबर 16/√3। इसलिए AD हमने संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले AB + BD को जोड़ेंगे। ठीक है, तो AB, अब BD के जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों BC, चूंकि BD = किसके बराबर था BC, तो यही तो इसका टूटा हुआ भाग था ना। ठीक है,
तो ए बी का वैल्यू कितना है, तो कहोगे सर 8/√3, और इसका वैल्यू कितना है, तो 16/√3। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √3 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो √3, ठीक है। दोनों ऊपर में जुड़ जाएगा, 8 + 16 = क्या होगा, 24/√3। 24 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 8 × 3, ठीक है, यानी 8 × 3 बटे क्या है, √3। तो √3 को हम लोग काट सकते हैं √3 से, यानी क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर, ठीक है। एक और प्रश्न है बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। √3 = 1.72 लेना है और पाई = 3.14 लेना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले एक वृत्त हम लोग छापेंगे, ठीक है। इनकी कोण जो है बच्चों कितनी डिग्री दिखा रहा है, तो 120 की त्रिज्या कितनी है, तो 12, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, ये जो दिख रहा है ना, ठीक है, ये जो भाग है इसी को हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, तो कहोगे सर θ/360 × πr², ठीक है। तो थीटा का मान कितना है, तो 120 है, कितना है, 120/360। पाई का मान कितना है, तो 22/7 नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। कितना लेना है, 3.14 इंटू क्या है, r²। तो r², तो r की जगह कितना है, तो 12, तो 12 का होल स्क्वायर मतलब 12 × 12 2 बार गुना करना है। तो इसको काट सकता है बच्चों, 3 × 12 यानी 4 बार, 12 × क्या हुआ, तो 48, 48 को 3.14 से गुना करोगे तो हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर², ठीक है। अब आएंगे हम लोग त्रिभुज में, ठीक है। ये जो बन रहा है बच्चों, ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कहोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4a² होता है। क्या होता है, √3/4a²। तो √3 का वैल्यू लेने हम लोग क्या बोला है, 1.73, ठीक है, /4 हम लोग बैठा दिए। यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, के a², ये मतलब इसकी भुजा मतलब जो त्रिज्या था, ठीक है। त्रिज्या कितना था, तो 12 का होल स्क्वायर यानी 12 × 12। अब इसको काट सकते हैं, 4 × 4 4 × 12, ठीक है, यानी कि 12 × 36, 36 को 1.73 से गुना करोगे तो हो जाएगा 62.28, ठीक है। अब समझिए बच्चों, ये पूरा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है ये आ गया, वो हमने त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाला। अब इसको निकालना है, तो क्या ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, कहोगे सर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला था, तो 150 यानी 150.72, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकाला, तो 62.28। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे तो बच्चों 88.44 सेंटीमीटर² हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेहनत करना पड़ा है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस प्रकार के और भी वीडियो देख पाएँ।